नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया स्टेट्स टाइम्स और मैं हूं दीपक खजूरिया। जिस तरह से जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव लगातार अपनी चरम सीमा पर हैं, 4 फेज के चुनाव हो चुके हैं और लोग लगातार जो है चुनावों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उसके साथ ही साथ किसी जमाने में रोशनी जो एक स्कीम के नाम से आई थी वह आज एक बड़ा स्कैम बन के उभरी है और खास तौर पे डीडीसी चुनावों पर इसका असर देखने को मिल रहा है, जब लगातार सूचियों में कई सारे पॉलिटिशियंस का नाम आ रहा है। मगर वहीं पर विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि बीजेपी ने जानबूझकर इस रोशनी को स्कीम से स्कैम बनाया है। हमारे साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन एडवोकेट सुनील सेठी साहब हैं। हालांकि ये सीनियर एडवोकेट हैं मगर बीजेपी की नुमाइंदगी करते हैं, उनके मुख्य प्रवक्ता हैं, तो इनसे जानते हैं बीजेपी को लेकर और साथ ही साथ टेक्निकलिटीज को लेकर कि आखिर रोशनी स्कीम जो है ये स्कैम कैसे बनी, और इसके साथ साथ कई सारे और मुद्दों पर बात करते हैं। और आज हमारे साथ सेठी साहब हैं तो ये भी बताएंगे कि बीजेपी के आने वाला जो समय है जम्मू कश्मीर में कैसा रहेगा, खास तौर पे धारा 370 जाने के बाद। सेठी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो पहला सवाल सर मेरा यही है कि रोशनी स्कीम को स्कैम बनाकर जिस तरह से इस चुनाव के प्रचार में बीजेपी आगे ला रही है, विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि इसमें इतना कुछ है नहीं जितना दिखाया जा रहा है। हमको ये समझने के लिए पीछे जाना पड़ेगा टाइम में, 2001 की और उससे पहले के जो हालात थे उसके बारे में चर्चा करनी पड़ेगी। रोशनी स्कीम मतलब एक्ट बनने से पहले जब इसके ऊपर जो है वो सियासत हुई और ये एक सियासी स्टेटमेंट जो है मुफ्ती साहब ने दी, तो मुफ्ती साहब का ये कहना था कि जम्मू कश्मीर स्टेट जो उस टाइम पे थी, आज तो यूनियन टेरिटरी हैं हम, इसके पोटेंशियल जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बहुत ज़्यादा हैं। जितने हमारे पोटेंशियल हैं बिजली बनाने के जम्मू कश्मीर में, उतनी जो है वो प्रोजेक्ट्स नहीं बन पाए क्योंकि उसके लिए पैसे की ज़रूरत है, काफ़ी ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। तो मुफ्ती साहब ने कहा उस टाइम पे कि जिन लोगों के पास इंक्रोच्ड लैंड है, स्टेट की गवर्नमेंट की लैंड इंक्रोच्ड है, या जिनके पास लीज होल्ड राइट्स हैं गवर्नमेंट की जगह के, या जो कब्जे में ज़मीनों के बैठे हुए हैं, सरकारी ज़मीनों के किसी भी कैपेसिटी में, ओनर नहीं है, कब्जे में है, तो मुफ्ती साहब ने कहा जी हम ये स्कीम एक बना रहे हैं जिसके तहत जो ज़मीनों के कब्ज़ों पे बैठा हुआ है हम उसको ओनरशिप दे देंगे, और वो ओनरशिप जो है जो मार्केट रेट है उसकी कुछ फ्रैक्शन, मतलब मार्केट रेट अगर किसी का 100 रुपया है तो उस पर आपको 30 रुपये ही देने हैं। वो भी उसमें भी ये था कि अगर जल्दी आप पैसे देते हो या एक किश्त में ही देते हो तो कोई और रिबेट भी था। तो ये कहा गया उस टाइम पे कि अगर हम स्टेट की जो लैंड्स जो कब्ज़ा किसी लोगों के पास है, अगर हम उनको रेगुलराइज कर दें और उसके बदले में हमारे को 25,000 करोड़ रुपया जो है वो आएगा, तो तकरीबन 3.5 लाख कनाल जगह जो है वो इस तरह था कि ये जगह जो है जाएगी या इसके बराबर की जगह जाएगी, और 25,000 करोड़ रुपया जो है वो एस्टिमेटेड गवर्नमेंट को पैसा मिलना था। अब ये इस चीज़ का ध्यान रखिए, जगह की वैल्यू 25,000 करोड़ नहीं है, 25,000 करोड़ है जो गवर्नमेंट को मिलना है सब्सिडाइज्ड करके फ्रैक्शन का। असल में जगह की कीमत जो है अगर 25,000 करोड़ मिलना है तो आप समझ सकते हैं कि उसकी जगह की कीमत जो है उससे कई गुना जो है वो ज़्यादा होगी। सर आप ये मानते हैं, पहले इसमें बीच में एक चीज़ जानना चाहूँगा, आप मानते हैं कि जब स्कीम बनाई गई उसमें शुरू से ही फ्लॉज थे कुछ? मैं वही आपको वही अर्ज कर रहा हूँ कि ये दावा किया गया कि 25,000 करोड़ हमारे को मिलेगा ये जगह देके, लेकिन ये स्कीम बनाई जब गई उस टाइम पे ही स्कीम बनाने वाले जो थे उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, उसमें पॉलिटिशियंस भी होते हैं, उसमें लेजिस्लेटर्स भी होते हैं, उनकी मंशा वो नहीं थी जो स्टेटमेंट जो है पॉलिटिकल स्टेटमेंट दी गई। इसकी मंशा ही यही थी कि कुछ इन्फ्लुएंशियल लोग जो पॉलिटिकली कनेक्टेड थे या जो पावर कॉरिडोर ऑफ पावर्स के पास थे, उनके पास जगहें जिनकी वैल्यू जो है वो करोड़ों रुपयों में थी, उनको औने पौने दाम में जो है वो कैसे दिया जाए। लिहाजा ये जब एक्ट बनता है, वेस्टिंग ऑफ स्टेट लैंड एक्ट बनता है 2001 का, और उसमें ये सारे के सारे प्रोविजंस आ जाते हैं, ये प्रॉपर एक्ट बना, लेजिस्लेटर ने पास किया, तो उसके बाद जब ज़मीनों का वितरण हुआ तो तकरीबन हमने 3,40,000 कनाल जगह जो है वो सरकारी जगह जो है वो लोगों को अलाट कर दी।
जो प्रॉमिस था वो कर दिया। अब उसमें रेजिडेंशियल जगह भी है, उसमें कमर्शियल जगह भी है, उसमें एग्रीकल्चर लैंड भी है। ये जगह जम्मू में भी हुई और कश्मीर में भी, दोनों जगह पे हुई। और इसके चलते हुए बड़े लोग जिनके पास नाजायज़ कब्जे थे उनकी भी जगह रेगुलराइज हो गई, जिनके पास लीज होल्ड राइट्स थे वो भी जगह अलाट हो गई, जिनको गवर्नमेंट ने किसी और कैपेसिटी में जगह दी हुई थी, खासकर एग्रीकल्चर सेक्टर में खेती बाड़ी के लिए, वो भी अलाट हो गई। जो बॉर्डर के ऊपर जिनको जगह मिली थी वो भी अलाट हो गई। और उससे गवर्नमेंट को, आपको सुन के हैरानगी होगी, 25,000 करोड़ रुपए की कहा गया था मिलेगा, लेकिन टोटल पैसा जो मिला गवर्नमेंट को, ये कैग की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है कि टोटल 76 करोड़ रुपया जो है वो गवर्नमेंट को रिकवर हुआ। 76,000 करोड़? 76 करोड़, करोड़, ओके। 76 करोड़, 76 करोड़ केवल हुआ। 76 करोड़ सिर्फ हुआ 25,000 करोड़ करोड़ दावा था। के बदले में। तो हुआ ये कि 3,40,000 कनाल जगह हमने गवर्नमेंट की जो है वो उससे अपना जो है वो राइट ख़त्म हो गए हमारे, वो हमने बेच दी। और बदले में जितने पैसे मूल्य, उससे तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कोई बन भी नहीं सकता था। 25,000 करोड़ में आपको था कि आप कोई प्रोजेक्ट्स बनाओगे, 76 करोड़ में तो कुछ बनना नहीं था। अब ये चलते चलते जब गवर्नमेंट्स चेंज हुई और लोगों के सामने आना शुरू हुआ कि इसमें सारे इन्फ्लुएंशियल लोग जो हैं उनको जगह अलाट हो गई है, उन्होंने जगह ऐसे अलाट करवाई हैं, तो जब तक तो ये इलेक्टेड गवर्नमेंट्स वगैरह रही, हर किसी का इंटरेस्ट था, क्योंकि आपने जैसे लिस्टें देखी उसमें कांग्रेस के लोग भी हैं, उसमें पीडीपी के भी हैं, उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी हैं जिन्होंने इसके बेनिफिट्स लिए हैं। अपोजिशन का आरोप है कि बीजेपी ने अपने लीडर्स को छुपाया है, हालांकि इनके भी लीडर्स हैं। देखिए, मैं आपको सच्ची सी बात बताऊंगा, क्योंकि ये लोग पावर में रहे तो इनका इंटरेस्ट नहीं था कि ये एक्ट को जो है इसको ख़त्म किया जाए या इसका कोई बेनिफिट जो है किसी से रोका जाए। लेकिन जैसे ही यहाँ पे गवर्नर रूल हुआ, जब अलायंस गवर्नमेंट बीजेपी पीडीपी की ख़त्म हुई, गवर्नर रूल हुआ, डायरेक्ट कंट्रोल सेंटर का हुआ, बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट का, तो उसमें 2018 में इस एक्ट को रिपील कर दिया गया। कि रोशनी एक्ट जो है उसको रिपील कर दिया गया कि एक्ट गलत बना है, इसको खत्म कर दिया। ये कोर्ट ने नहीं किया है, ये गवर्नर ने खत्म किया है। लेकिन गवर्नर ने उसको प्रोस्पेक्टिवली खत्म किया, मतलब पीछे रेट्रोस्पेक्टिवली खत्म करने की गवर्नर की इख्तियार में नहीं होता है, क्योंकि ये लेजिस्लेटिव पीस था, तो इसको प्रोस्पेक्टिवली जो है वो गवर्नर ने खत्म कर दिया। डिक्लेरेशन हो गई कि ये एक्ट जो है ये खत्म हो गया है। खत्म होने की वजह भी यही थी कि इसका मिसयूज किया गया, इसके तहत जो है गवर्नमेंट को नुकसान हुआ वगैरह वगैरह। लेकिन एक पटिशन जो है वो पेंडिंग थी कोर्ट में, पीआईएल फाइल हुई थी। उस पीआईएल में कोर्ट ने फैसला किया, उन्होंने कहा जी इस एक्ट को तो आपने ख़त्म कर दिया है, लेकिन कोर्ट ये समझती है कि ये एक्ट का फोर्स में आना ही वॉज इटसेल्फ ए क्राइम, इट वॉज ए फ्रॉड, इट वॉज मेंट टू डिफ्रॉड द गवर्नमेंट एसेट्स। तो इसलिए कोर्ट ने कहा जी ये खत्म रिपील जो हुआ है 2018 में हुआ है, लेकिन कोर्ट इसको डिक्लेयर करती है अल्ट्रा वायरस, मतलब इट इज अगेंस्ट द प्रोविजंस ऑफ द लॉ। तो वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर हो गया उसी दिन से जब से ये एक्ट बना। और कोर्ट ने डायरेक्शन की कि जिनकी जगह जिन्होंने इसमें अलाट करवाई है उनसे जगह को रिट्रीव करो, नंबर एक। नंबर दो कि इसमें अगर कहीं क्राइम कमिट हुआ है तो जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उन सबकी प्रोसिक्यूशन की जाए, एफआईआर लगे, इन्वेस्टिगेशन हो, प्रोसिक्यूशन हो। नंबर तीन, कोर्ट ने ये कहा कि इसमें जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं जिनको बेनिफिट्स मिले हैं उन सबके नाम जो है वो पब्लिक किया जाए। अब मैं आपके क्वेश्चन पे आता हूँ कि इसमें भारतीय जनता पार्टी के लोगों के नाम क्यों नहीं है लिस्टों में, या लोगों की एलिगेशन की बीजेपी वालों ने अपने नाम जो है उसको छुपाया, ये मुझे लगता नहीं है ऐसी पोजीशन है। उसका रीज़न है, भारतीय जनता पार्टी पावर में नहीं थी जम्मू कश्मीर में। अगर आप 2001 से बाद की हालात को देखोगे तो भारतीय जनता पार्टी जो है वो थोड़े से पीरियड के लिए पीडीपी के साथ अलायंस में आई लास्ट में, तब तक रोशनी एक्ट जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी। तो भारतीय जनता पार्टी क्योंकि कभी पावर कॉरिडोर में थी नहीं, तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों का नाम इसलिए भी नहीं आता है क्योंकि जो लोग पावर में रहे हैं उन्होंने इसका मिसयूज़ किया है। मैं ये नहीं कहूँगा 100% इसका मिसयूज़ हुआ है, ऐसी मैं स्टेटमेंट नहीं दूंगा, क्योंकि हमको ग्राउंड के ऊपर रियलिटी को भी समझना चाहिए। ये एक्ट बनाया जिन लोगों ने, उन लोगों की मंशा गलत थी, जिन्होंने इम्प्लीमेंट किया उनकी भी मंशा गलत थी।
जिन लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया इलीगल तरीके से, वो भी गलत है। लेकिन इस एक्ट के चलते हुए काफ़ी लोग, गरीब लोग हैं जो रूरल एरियाज़ में हैं या सिटीज़ में भी हैं, जिन्होंने 2 या 3 मरला जगह जो है वो रेगुलराइज करवा ली सिटी में। गरीब होगा, कोई 1 कमरे का मकान किसी ने बना लिया, 2 कमरे के मकान बना लिया। मिर्ज़ा, मैं उसी चीज़ पे या आना चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर में इलेक्शन के दौरान लोगों में बहुत ज़्यादा एक कन्फ्यूज़न है और आप इस कन्फ्यूज़न को दूर कर सकते हैं, क्योंकि बीइंग चीफ स्पोक्सपर्सन ऑफ बीजेपी भी आपका कमेंट बनता है और एज ए सीनियर एडवोकेट भी आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या वो एक जेन्युइन आदमी जिसने उस समय सरकार की स्कीम का लाभ लिया, क्या आज उसको भुगतना पड़ेगा, उसकी ज़मीन, उसकी बिल्डिंग जाएगी? इस पर टेक्निकलिटी पे क्या कहेंगे? मैं उसी चीज़ को क्लियर करना ज़रूर चाहूँगा। देखिए, एक लेजिस्लेटिव पीस जिसको कि उस टाइम पे बनाया लेजिस्लेटर ने था, जिसकी जिसके जिसके इख्तियारात में तो था, उस लेजिस्लेशन के ऊपर बिलीव करके, उस पर यकीन करके काफ़ी लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल नहीं थे, जिन्होंने जेन्युइनली जगह को अलाट करवा लिया। काफ़ी लोग ऐसे भी होंगे जो जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ को लीज पे, जिनकी प्रॉपर्टीज चल रही थी, लेकिन उन्होंने अपनी लीज होल्ड राइट्स को ख़त्म कर दिया और रेगुलराइज करवा दिया। अब ऐसे लोगों को और उन लोगों को जिन्होंने इस एक्ट को बनाया गलत इस्तेमाल करने के लिए, गलत इस्तेमाल किया, आपको इन 2 कैटेगरीज में डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आप इन 2 कैटेगरीज को डिवाइड नहीं करोगे तो गेहूं के साथ जो है वो गुण भी पिस जाएगा। इंटेंशन ये है कि जिन लोगों ने गलत काम किया, जिन्होंने गलत तरीके से सरकारी जगहों को अलर्ट करवाया, उनको टारगेट किया जाए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए जो। लेकिन उस चक्कर में कोई गरीब आदमी जो है, जिसने वाकई ही लेजिस्लेशन के ऊपर बिलीव करके अपनी पोजीशन को कंप्रोमाइज़ कर दिया। देखिए, कोई अगर अलाटमेंट पे सरकारी पे बैठा हुआ था किसी जगह पे 50 साल से 60 साल से, किसी के पास लीज थी, महाराजा के टाइम के ऊपर से भी लीजें चली आ रही थी, या किसी के पास हो सकता है कि कोर्ट की डिक्रीज होंगी, कोर्ट की जजमेंट्स होंगी उनकी फेवर में, उन्होंने भी सोचा कि चलो जी अब काम खत्म करते हैं, हमारे पास कब्जा तो है, लीगलाइज कब्जा भी है। देखिए, सारे कब्जे जो जिसपे अलाटमेंट हुई वो लीगल नहीं थे, सारी इंक्रोचमेंट्स नहीं है, लीगलाइज कब्जों को भी अलाट किया गया। तो उन्होंने अपनी पोजीशन को अल्टर किया। अब हमारे को डिस्टिंग्विश करना जो है वो ज़रूरी है कि ऐसे लोग जिन्होंने सिस्टम का इस्तेमाल किया, जिन्होंने सिस्टम के साथ जो है वो छेड़खानी की, जिन्होंने नया सिस्टम बनाया ये सोच के कि हम गलत तरीके से सरकारी जगहों के ऊपर जो है वो अवैध कब्जों को जो है वो रेगुलराइज करवा ले, उनमें और दूसरे तरफ के लोग जो कि इन्फ्लुएंशियल या रिच नहीं हैं, जिन्होंने जेन्युइनली बिलीव करके एक्ट के ऊपर अपनी पोजीशंस को अल्टर किया, उनमें डिस्टिंग्विश करना ज़रूरी है। ये हो पाएगा सर? आपको लगता है हो पाएगा? मैं इसीलिए आपको कहना चाहता हूँ, इन चीज़ों को देखते हुए, हालांकि गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उन्होंने ये फैसला किया कि हम इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करेंगे। गवर्नमेंट इसमें अपील नहीं फाइल कर रही है, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी 2-3 दिन पहले एक रिव्यू पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में, और उन्होंने हाई कोर्ट को कहा जी आप इसमें से डिस्टिंग्विश कर दो कि जो रिच एंड इन्फ्लुएंशियल है उनका कोई लिहाजदारी नहीं होगी, उनको उनसे कब्जे भी वापस लिए जाएंगे, उनकी प्रोसिक्यूशन भी होगी, सब कुछ होगा। लेकिन इसमें जो रिच और इन्फ्लुएंशियल नहीं है, कोई गरीब आदमी है जिन्होंने एग्रीकल्चर जगह जो है वो अपने नाम पे अलाट करवाई है, या रेजिडेंशियल पर्पसेस के लिए कोई स्मॉल होल्डिंग्स हैं, 2 मरले, 5 मरले, 8 मरले, 10 मरले, उतनी जगह होगी, वो स्केलिंग अभी गवर्नमेंट ने नहीं की है। वो उन्होंने परमिशन मांगी है कोर्ट से कि हमारे को परमिशन दे दो कि कितनी स्केलिंग जो है वो हो सकती है। तो उनको एक अलग तरीके से देखते हुए उनको देखें, ये 3,50,000 कनाल जगह जो है, इसकी जो अलाटमेंट हुई है ये हज़ारों आदमियों के बीच में हुई है। उन हज़ारों आदमियों में कुछ लोग जेन्युइन भी होंगे, कुछ लोग बिल्कुल गरीब, कोई ऐसे भी लोग होंगे इसमें जो कि बिल्कुल ही गुर्बत से अपनी ज़िंदगी बिता रहे हैं, और अगर उनसे जगह वापस ली जाती है, क्योंकि पिछले, अगर आप 20 साल की बात कर रहे हैं तो उस 20 साल में रेगुलराइज करवाने के बाद उसने पता नहीं लोन लिया होगा, कहाँ से पैसा इकट्ठा करके घर भी बनाया होगा, या खेती बाड़ी के लिए भी लोन लिए होंगे। तो इस कंडीशन में अगर उनसे वापस लिया जाता है तो देन यू विल फोर्स ए गुड सेगमेंट ऑफ द सोसाइटी। आप अगर से 10,000 लोगों से जगह वापस लेते हो तो 10,000 लोग नहीं है, वो 10,000 फैमिलीज हैं, 10,000 फैमिलीज हैं। तो उसमें आपको डिस्टिंग्विश करना जो है वो ज़रूरी है।
मुझे लगता है कि जो गवर्नमेंट ने ये फैसला किया कि इसमें रिव्यू फाइल करनी चाहिए और डिस्टिंग्विश करवाना चाहिए, वो एक अच्छा फैसला है। हालांकि इसके ऊपर लीगल ओपिनियन जो है वो वेरी कर सकती हैं। लीगली इट विल बी ए वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बिफोर द कोर्ट कि लीगली क्या इंक्रोचर, बड़ा इंक्रोचर और छोटे इंक्रोचर में फ़र्क किया जा सकता है? क्या लीगली रिच इंक्रोचर और पुअर इंक्रोचर में फ़र्क किया जा सकता है? और लीगली क्या इंक्रोचर और जो लीगल लीगल पोजीशन में बैठा हुआ है उसमें फ़र्क करना है या नहीं करना है? क्योंकि हाई कोर्ट ने जब भी इसका फैसला किया था तो उन्होंने इन क्वेश्चंस का आंसर नहीं किया था, क्योंकि इसमें सुनवाई में जो लोग कब्जे में थे वो पार्टी नहीं थे। तो मुझे लगता है कि ये गवर्नमेंट की साइड से रिव्यू फाइल करने से एक नया क्वेश्चन जो है वो ज़रूर अराइज होगा, बिकॉज इट विल नॉट बी रिस्ट्रिक्टेड टू द गवर्नमेंट्स रिव्यू ओनली। जिन लोगों से ज़मीनें वापस ली जानी हैं इस जजमेंट से, उनको भी एक मौका मिल जाएगा कि वो जब गवर्नमेंट ही रिव्यू कर रही है तो वो लोग भी अपनी साइड से रिव्यू जरूर साहब, डालें। एक चीज़ तो इसमें बड़ी साफ हो गई है आपके जवाब से भी और टेक्निकलिटीज जानने से भी कि वाकई में स्कीम जो थी वो गलत नहीं थी। उसको गलत तरीके से मोल्ड करके कुछ पॉलिटिशियंस ने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने इन्फ्लुएंस लोगों को या फिर खुद का फ़ायदा लेने के लिए गलत किया। हालांकि इसमें एक जेन्युइन बेनिफिशरीज भी बहुत थे और स्कीम भी जेन्युइन थी। नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को, क्योंकि स्कीम जब बनाई गई थी वो स्कीम का मतलब ही लूटना था। देखिए, जब स्कीम आपने बनाई, अगर आपका मकसद था कि गरीब आदमी को मदद करनी है तो फिर आपकी स्कीम उसी हिसाब की होनी चाहिए थी। आपने स्कीम इसलिए नहीं बनाई कि आपने गरीब आदमी को मदद करनी है, आपने स्कीम या एक्ट इस हिसाब से बनाया कि आपको पैसा इकट्ठा करना है। देख, स्टेटेड ऑब्जेक्ट है ना, आपका स्टेटेड ऑब्जेक्ट था कि हमने ज़मीनें जो है वो बेच देनी है, अलॉट कर देनी है, और हमारे को पैसा इकट्ठा करना है 25,000 करोड़, जिसको हमने पावर प्रोजेक्ट में। जब आपने 25,000 करोड़ रुपया इकट्ठा करने के लिए ये एक्ट बनाया था, बेसिकली प्रॉब्लम समझिए, ये एक्ट अगर तो इसका मकसद ये होता कि गरीब आदमी को जगह देनी है तो आप बना दो, दे दो, उसमें प्रॉब्लम नहीं है। आपका स्टेटेड ऑब्जेक्ट है कि हमने 25,000 करोड़ इकट्ठा करके पावर प्रोजेक्ट में डालना है, तो वो 25,000 करोड़ 76 करोड़ कैसे बनता है? इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ने इसके बारे में सोचा ही नहीं था जब ये डिसीजन हुआ था एक्ट बनाने का। तो इसका मतलब है कि उसमें जो ब्यूरोक्रेट इन्वॉल्व थे, जिन्होंने उस टाइम पे इसकी जो रूपरेखा बनाई, जो लेजिस्लेटर इन्वॉल्व थे, जो जो एमएलएज होंगे इसमें इन्वॉल्व, या बाकी पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व होंगे, तो इसका मतलब है कि वो टोटली डायरेक्शनलेस थे। उनको नहीं पता था कि 25,000 करोड़ और 76 करोड़ में कितना फर्क होता है। इट इज नॉट इवन ए फ्रैक्शन, मतलब वो तो पॉइंट कुछ परसेंट, 1% भी नहीं, 1% भी अगर होता तो 250 करोड़ होता। अच्छा सर, इसके अब दूसरे पहलू पे आते हैं जो पॉलिटिकल पहलू है। अब इलेक्शन के दौरान ऑपोजिशन के दो आरोप हैं। एक तो ये कि इलेक्शन के बीच में ही ये जो लिस्ट्स निकाली जा रही हैं ये केवल और केवल ऑपोजिशन को टारगेट करके उनकी इमेज खराब करने के लिए किया जा रहा है। दूसरी ओर उनका ये भी मानना है कि बीजेपी ने ऐसे मौके पर इस स्कीम को स्कैम के रूप में खड़ा किया है, जबकि नए लैंड लॉज भी का एक नया एक्ट आया था और बीजेपी उससे जो लोग जम्मू के या कश्मीर के नाराज हैं उसको कवर अप करने के लिए रोशनी स्कीम को हाइप दे रही है। तो एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन आप इन दोनों सवालों का क्या जवाब देंगे? देखिए, मुझे लगता है कि दोनों ही सवाल जो है वो मिसप्लेस्ड है। एक बात ये कहना कि इसकी टाइमिंग जो है वो इलेक्शन को दिमाग में रख के जो है वो की गई, खासकर जो नाम डिस्क्लोज करने वाली, नाम की डिस्क्लोज करने वाली बात है, ये बीजेपी का फैसला नहीं था भाई नाम डिस्क्लोज करने का। ये तो कोर्ट की जजमेंट थी ना, ये कोर्ट की जजमेंट ही ये आई थी कि आपने लिस्टें बना के सभी के नाम जो है वो डिस्क्लोज करने हैं, उसको वेबसाइट पे भी डालना है, उसको पब्लिश भी करना है। तो वी डिडंट डिसाइड, ये गवर्नमेंट ने डिसाइड नहीं किया, ये कोर्ट ने डिसाइड किया था कि सारे इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम जो है वो सामने आने चाहिए। ये कोर्ट की डायरेक्शन है कि उनसे जगह वापस होनी चाहिए, ये कोर्ट की डायरेक्शन है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो सीबीआई को हैंड ओवर करो। अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला होता, अगर ये ऐसा होता दीपक जी, कि अगर ये फैसला होता स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, मतलब यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, कि हम ये करते हैं कि हम वापस सारी ज़मीनें लेंगे और प्रोसिक्यूट करेंगे और नाम डिस्क्लोज करेंगे, तो आपका क्वेश्चन जेन्युइन था, अपोजिशन का क्वेश्चन बिल्कुल जेन्युइन था कि अगर हम ये करना है तो इलेक्शन का इंतजार कर लो, इलेक्शन के बाद करना। लेकिन क्योंकि ये कोर्ट की जजमेंट है और कोर्ट की जजमेंट जो है वो टाइम बाउंड थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो उनके नाम जो है वो डिस्क्लोज करना वाज एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं थी। दूसरी जो लैंड लॉज को लेकर। दूसरी जो आप कहते हो
कि लैंड लॉज के ऊपर इस जजमेंट का कोई इम्पैक्ट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि लैंड लॉज जो नई सिस्टम बना उसमें हमने एग्रीकल्चर लैंड के बारे में सिर्फ इतना कहा कि एग्रीकल्चर लैंड खरीदने का राइट जो है उसी को होगा जो कि एग्रीकल्चरिस्ट है जम्मू एंड जी। कश्मीर का। जो रेजिडेंशियल जगह है वो कोई भी आके खरीद सकता है। इंडस्ट्रियल जगह जो है वो इंडस्ट्रियल सेक्टर गवर्नमेंट डिफाइन करेगा और उस इंडस्ट्रियल सेक्टर में जो है वो अलॉटमेंट होगी एज पर द स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट। उस पर तो ये कहीं अप्लाई नहीं करता है। अब अगर कोई ये कहे कि ये जगह खाली करवानी है और उनको बाद में इस्तेमाल करना है इंडस्ट्री डेवलप करने के लिए या एग्रीकल्चर के लिए, तो मुझे लगता है कि ये इट इज़ टू फॉर फेस्ट। जी। ये जगह जो स्टेट गवर्नमेंट की थी, जो हाई कोर्ट की जजमेंट के हिसाब से स्टेट गवर्नमेंट को वापस आनी चाहिए। जब ये वापस आ जाती हैं तो उनका क्या इस्तेमाल करना है ये बात की बात है। अब उसमें काफ़ी क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर देने जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि देखिए मुझे लगता है कि इसमें कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी आएंगी। जैसे जितनी जगह अलाट हुई रोशनी के अंडर, क्या वो जगह अभी भी उन्हीं लोगों के पास है जिन्होंने अलाट करवाई थी? क्योंकि ज़्यादा केसेस वो होंगे कि जिन्होंने अलाट करवाई उन्होंने तो जगह आगे बेच दी। तो आज के दिन में क्लेम क्या करना है? जगह। तो जगह जिससे लेनी है वो तो है नहीं, उसने तो बेच दी हुई है, या किसी ने लोन करवा लिया बैंक से। सो ये प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज आएंगी आने वाले टाइम पे जब ये जगह की रिट्रीविंग की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये जेन्युइन प्रॉब्लम्स जो हैं ये भी आने वाली हैं। लेकिन ये कहना कि ये कोई पॉलिटिकली मोटिवेटेड है ये सारी की सारी एक्सरसाइज, मुझे नहीं लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। आप गवर्नमेंट के ऊपर सिर्फ एक चीज़ कह सकते हो कि गवर्नमेंट ने इसके ऊपर अपील फाइल क्यों नहीं की और गवर्नमेंट ने डिसाइड क्यों किया कि हमने इस जजमेंट को इम्प्लीमेंट करना है। यही एक बात हो सकती है, इसके अलावा गवर्नमेंट के ऊपर कोई बात नहीं की जा सकती। वो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट का अपील फाइल नहीं करना एक एक करेक्ट डिसीजन है, क्योंकि 2018 में खुद ही गवर्नमेंट आर्डर एक्ट को रिपील कर चुकी है। जब एक्ट को आपने खुद ही रिपील कर दिया ये कह के कि एक्ट गलत है, तो आज अपील कैसे फाइल करोगे उस एक्ट की जो है वो अल्ट्रा वायरस डिक्लेयर होने के बाद? तो इसमें एडमिनिस्ट्रेशन की कोई ज़्यादा इसमें कोई दखलंदाजी है या एडमिनिस्ट्रेशन की जो ज़्यादा डिस्क्रिशन है, ऐसी बात नहीं। 370 और 35 से जाने के बाद पहला चुनाव जम्मू कश्मीर में हो रहा है और इस पहले चुनाव में कैंपेनिंग जोरों पर चल रही है। 4 फेज का चुनाव हो चुका है और लोग बाहर निकले हैं वोट देने के लिए। क्या लगता है बीजेपी किस तरह से देखती है कि बीजेपी के लिए एक लिटमस टेस्ट है जम्मू कश्मीर में ये देखना कि क्या लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं या ज़मीनी हकीकत क्या है आज की? देखिए मैं इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से देखना चाहता हूँ। एक तो ये है कि संख्या जितनी से लोग बाहर निकल रहे हैं इलेक्शन में वोट डालने के लिए, वो संख्या जम्मू में भी है और कश्मीर में भी है। क्या वो संख्या नंबर्स बाय बाय देमसेल्फ वो कुछ रिफ्लेक्ट करते हैं या किसी डायरेक्शन की तरफ जो है वो इशारा करते हैं? नंबर वन। नंबर टू, कि इस इलेक्शन में बीजेपी अपने आप को पॉलिटिकली कहाँ देखती है? ये दो अलग क्वेश्चन है। पहली बात यह है कि जहाँ तक इतनी बड़ी संख्या में लोगों ने बाहर आके वोटिंग की है, और खासकर मैं बात करूँ कश्मीर की, उस रीजन में जहाँ की थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्टर्बेंस थी, जहाँ पे ये तक कहा गया कि 370 खत्म होने के बाद कोई तिरंगा झंडा नहीं उठाएगा। आज अगर मैं उसी कश्मीर को देखता हूँ और मैं साउथ कश्मीर के मोस्ट इफेक्टेड एरियाज की बात करता हूँ, मैं कुलगांव की बात करूँगा, मैं साउथ कश्मीर के हब की सेंटर की बात करूँगा, मैं जो मुफ्ती साहब का घर है उसके 100 मीटर के दूर की बात करता हूँ 4 दिन पहले जहाँ पे बीजेपी की रैली हुई। इन सभी जगह पे इस इलेक्शन के दौरान, डीडीसी के इलेक्शन के दौरान, पार्टी बेस के ऊपर पहले इलेक्शन है 370 खत्म होने के बाद, जो रैलीज हुई, वो रैलीज वोट्स में कितनी ट्रांसफर होती है, वो रैलीज कितनी सीटें हमारे को देती हैं, वो एक अलग विषय है जिसको दूसरे नंबर पे मिलूंगा। लेकिन बड़ी तादाद में रैलीज होना, ऐसी रैलीज कश्मीर में होना जिसमें भारतीय जनता पार्टी की रैली में हजारों की तादाद में लोग आते हैं तिरंगा झंडा उठा के, पूरी की पूरी रैलीज को स्थल को पूरा भरा होता है तिरंगे झंडे से, और कोई इंसिडेंट वायलेंस का इस इलेक्शन के दौरान नहीं हुआ। ये बताता है कि कश्मीर का आम आदमी 370 के बाद होने वाली चेंजेस को अप्रूव करता है। मैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह समझता हूं कि बड़ी संख्या में लोगों का बाहर आना, बड़ी संख्या में लोगों का बीजेपी की रैलीज में आना,
बड़ी संख्या में कश्मीर में कैंपेनिंग के द्वारा भारतीय झंडे को उठा के हजारों लोगों का निकलना, ये इस चीज को साबित करता है कि इंडियन डेमोक्रेसी के ऊपर, हिंदुस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर कश्मीरियों को पूरे का पूरा एतमाद है, पूरे का पूरा यकीन है। अगर ये नहीं होता तो चाहे गुपकार अलायंस वाले पार्टिसिपेट करते या कोई और पार्टिसिपेट करता, लोग बाहर नहीं निकलते। डेमोक्रेटिकली जीतता कौन है हारता कौन है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे बड़ी बात है डेमोक्रेसी को जीतना चाहिए, सबसे बड़ी बात है भारतीयता को कश्मीर में जीतना चाहिए। मैं इन इलेक्शन में इस मैसिव पार्टिसिपेशन से ये मैसेज जरूर लेना चाहता हूं कि कश्मीर में भारतीयता जीती है, कश्मीर में भारतीयता का झंडा और भारत का झंडा जो है वो लहरा रहा है, जो एक अच्छी बात है। दूसरी ये है कि जम्मू कश्मीर के इस माहौल में डीडीसी के इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी अपने आप को कहां पे देखती। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल जनाधार जो है वो जम्मू प्रोविंस में रहा है। पिछले इलेक्शन में भी कश्मीर में हमारे को कोई सीट नहीं मिली। कश्मीर प्रोविंस की अगर आप बात करें तो हमारे को कोई सीट भारतीय जनता पार्टी को नहीं थी। जम्मू प्रोविंस में ही हमारे कैंडिडेट्स जो हैं वो सारे जीते थे। और जम्मू प्रोविंस में जो है 37 में से 25 कैंडिडेट्स जो हैं वो हमारे जीते हुए थे। एक हमारे साथ जो है उधमपुर वाले, वो भी बाद में हमारे साथ आ गए। जम्मू प्रोविंस की अगर आप बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का जनाधार जो है वो जितना पहले था उससे आगे बढ़ा है, ऐसी हमारी सोच है और ऐसी हमारी इंफॉर्मेशन भी है। जितना भारतीय जनता पार्टी जो है 2014 में 2015 में मजबूत थी जम्मू प्रोविंस में, आज उससे ज़्यादा मजबूत है। क्योंकि 2014 और 15 के इलेक्शन के बाद जो हालात बदले, अब रिसेंटली जब 19 के चुनाव भी हुए पार्लियामेंट के भी, उसमें भी भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू की दोनों सीटें जो है और लद्दाख की सीट जो है वो भी जीती। लेकिन उनके बाद के हालात जो है 370 खत्म होना, 35 से खत्म होना जो है, उसका व्यापक तौर के ऊपर जम्मू प्रोविंस में जो है वो स्वागत हुआ। लोकल मुद्दे कुछ ऐसे हो सकते हैं कि जिसमें लोगों को जो है वो कुछ शिकायतें भी होंगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से शिकायत होती ही है। लोकल मुद्दों के ऊपर हो सकता है कि शिकायत भारतीय जनता पार्टी से भी हो, लेकिन जहां तक नेशनलिज्म को अपहोल्ड करने की बात है जम्मू प्रोविंस में, उसमें भारतीय जनता पार्टी ने अपना जनाधार काफी ज्यादा बढ़ाया है। तो मुझे लगता है कि इन डीडीसी इलेक्शन के बाद भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन जम्मू प्रोविंस में कंफर्टेबल रहेगी, हम ज्यादा जगह पे जीतेंगे। लेकिन इस इलेक्शन में जैसे हालात बदले हैं, मुझे ये भी लगता है कि कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी अब अछूती नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ चलने के लिए, भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े होने में अब आम कश्मीरी जो है वो मेंटली प्रिपेयर्ड है। जो मेंटल ब्लॉकेड था भारतीय जनता पार्टी को लेके, जो कई दशकों से जो है वो क्रिएट किया गया कश्मीर की पॉलिटिकल पार्टी से, आज वो मेंटल ब्लॉकेड नहीं है। आम कश्मीरी ये समझता है कि जो कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज है इंक्लूडिंग कांग्रेस, उन्होंने आम कश्मीरी को इस्तेमाल किया है, एक्सप्लॉइट किया है। और आम जन ये भी समझता है कश्मीर का कि चाहे वो फ्लड के बाद के हालात हों कश्मीर में, चाहे वो कोरोना के टाइम पे जो है वो प्रॉब्लम जो आई उसको लोगों के साथ मदद पहुंचाने की बात हो, अदरवाइज डेवलपमेंट की बात हो, तो इसमें जो मोदी जी की गवर्नमेंट है उन्होंने कश्मीर के लिए काफी कुछ किया है। फिर साहब, इस इन चुनावों के बाद ये चुनाव अगर सक्सेसफुल रहते हैं दोनों लिहाज से, लोगों की वोटिंग के लिहाज से भी, और अगर बीजेपी को लगता है कि वाकई में जनाधार बड़ा है, आप क्या देखते हैं कि अगले विधानसभा चुनाव कब तक हो सकते हैं? और दूसरी चीज़, क्या बीजेपी भी एज ए पार्टी ये मानती है कि वापस जो स्टेट है उसको एक अपना सिंबल मिलना चाहिए, स्टेट का स्टेटस हमें मिलना चाहिए और चुनाव जल्दी होने चाहिए? आप किस तरह से अपनी सेंट्रल लीडरशिप को इस बारे में अवगत कराते हैं? देखिए, दो चीजें आपने कही। आपने कहा कि व्यापक तौर के ऊपर लोगों की पार्टिसिपेशन एक बात, और बीजेपी कितना आगे बढ़ती है ये दो बात। और आपने कहा कि क्या इसके परिप्रेक्ष्य में इलेक्शन जो है वो जल्दी हो जाएंगे जम्मू कश्मीर में और जम्मू कश्मीर वापस स्टेट बनेगी। आधी चीज से मैं एग्री करता हूँ कि बड़ी व्यापक संख्या में लोगों का बाहर निकलना, वोट डालना, ये ज़रूर इस तरफ इशारा है कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जो है वो कंफर्टेबली करवाए जा सकते हैं।
दूसरी चीज पे मैं एग्री नहीं करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार बढ़ता है, कम होता है, उसका स्टेट में इलेक्शन करवाने से और स्टेट वापस बनाने से इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। देखिए, स्टेट बनाने का काम जो है उसकी गारंटी पार्लियामेंट में ही दी गई है कि जितनी जल्दी शांति की स्थापना होगी यूनियन टेरिटरी वापस स्टेट बनेगी, माइनस लद्दाख, वो तो अलग से यूनियन मगर टेरिटरी है। आपकी पार्टी ही मैं मानती है कि शांति जो है स्थापित पहले से हो रही है। मैं आपको आंसर पूरा कर रहा हूँ। जो लोगों का ज्यादा संख्या में आके बाहर निकल के वोट डालना है, ये डेफिनेटली एक इंडिकेटर है कि कश्मीर में स्थायी शांति की स्थापना की तरफ हम काफी तेजी से आगे बढ़े हैं। और जिस तरह से माहौल चेंज हो रहा है, बदल रहा है, अच्छे की तरफ चल रहा है, मुझे नहीं लगता है कि ज्यादा टाइम लगेगा यूनियन टेरिटरी को वापस स्टेट बनने में। नंबर एक। नंबर दो, यहाँ पे इलेक्शन करवाने की जो बात है, क्योंकि असेंबली तो हमारी है, इलेक्शन करवाने की जहां तक की बात है, मुझे लगता है कि माहौल इलेक्शन करवाने के लिए असेंबली में भी अब अब लगता है कि व्यापक तौर के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर है। असेंबली में इलेक्शन करवाने की सिर्फ एक ही अड़चन है कि यहाँ पे डिलिमिटेशन प्रोसेस जो है वो जो चल रही है उसको कंप्लीट करना है। प्रोसेस डिलिमिटेशन की यहाँ पे चल रही है, डिलिमिटेशन कमीशन बन चुका है जो काम अपना कर रहा है। मुझे नहीं लगता है कि हमारे को ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ेगा। डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट जैसे ही आती है उसके बाद नई डिलिमिटेशन हो जाएगी। जम्मू और कश्मीर में सीटों का बंटवारा जो है वो अच्छे ढंग से पहली बार होने वाला है। जो आज तक होता रहा है कि कश्मीर में एरिया कम है, संसाधन जम्मू से ज़्यादा हैं, लेकिन सीटें जम्मू से ज़्यादा हैं। जो प्रिंसिपल सेट हुए हैं, जो क्राइटेरिया सेट है सीटें डिस्ट्रीब्यूट करने का, सीटों को डिलिमिट करने का, उसके हिसाब से वो जायज़ नहीं था। तो नई डिलिमिटेशन से हमारे को ये उम्मीद है कि जम्मू खित्ते को उसके वो राइट ज़रूर मिलेंगे जो कि 70 साल से जम्मू को नहीं मिले। डिलिमिटेशन प्रोसेस अच्छी हो जिससे दोनों खित्तों के लोगों को बराबरी का हक मिले और इकट्ठे ग्रोथ करने का, एट ए टाइम ग्रोथ करने का मौका मिले, तो मुझे लगता है कि उससे डेमोक्रेटिक आधार भी जम्मू कश्मीर में बढ़ेगा। डिलिमिटेशन प्रोसेस के जल्दी खत्म होने के बाद यहाँ पे असेंबली के इलेक्शन जल्दी होंगे और यहाँ पे एक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनेगी। देखिए, डेमोक्रेसी में ब्यूरोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कभी भी जो है वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट का मुकाबल नहीं होता, उसका मुकाबला नहीं कर सकता, ना ही उसकी रिप्लेसमेंट होती। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि सब कुछ हम मानते हैं कि शांति स्थापित भी हो रही है, हालात भी बढ़िया हैं, इलेक्शन भी होंगे। 4G मोबाइल सर्विसेज जो इंटरनेट पे हैं, आप भी जम्मू में रहते हैं, शायद आपको भी इसकी दिक्कत आती होगी। क्यों लगातार इसको डिले किया जा रहा है? हालांकि केस जो है सुप्रीम कोर्ट में है, मगर डिले क्यों हो रहा है? क्या कारण है? देखिए भाई, मुझे एक चीज समझाइए। अब 4G से मैं भी परेशान हूँ, 4G नहीं है यहाँ पे, आप भी परेशान हैं, सभी की परेशानी है, ये किसी एक जमात की परेशानी नहीं है। एवरीबॉडी इज हैविंग प्रॉब्लम। मैं तो एक चीज समझना चाहता हूं, आप मुझे समझाइए। 4G नहीं देने से गवर्नमेंट को क्या फायदा होगा? कोई गवर्नमेंट को क्या बेनिफिट मिलता है? नहीं मिलता है। गवर्नमेंट को क्या फायदा है 4G नहीं तो देने क्या से? आपको लगता है कि लेकिन मैं हालात नहीं है कुछ? देखिए, मैं जरूर 4G नहीं देने से गवर्नमेंट का कोई मकसद हल नहीं होता है भाई। 4G देना या नहीं देना, इसके लिए जो सिक्योरिटी एजेंसीज रिस्पॉन्सिबल हैं, ये उन्होंने डिसीजन करना है, ये उनकी कॉल है कि 4G देने से क्या मिलिटेंसी दोबारा बढ़ जाएगी क्या? 4G देने से क्या डिस्टर्बेंस दोबारा बढ़ जाएगी? 4G देने से क्या स्टोन पेल्टिंग दोबारा बन सकती है? 4G देने से जम्मू के इलाके जहां पे ऑलमोस्ट शांति है, क्या वो खराब हो सकते हैं? क्या हमारे को थोड़ी देर और इंतजार करना चाहिए? हु विल टेक ए डिसीजन? मैं डिसीजन नहीं ले सकता हूं, ना दीपक जी ले सकते हैं। इसका फैसला करना है एजेंसीज को जो कि इसमें इन्वॉल्व है, जो एक्सपर्ट है। जब पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जाती है 4G को रिस्टोर करने के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम तो जजेस हैं भाई, ये हमको नहीं पता है कि 4G रिस्टोर होना है या नहीं होना है। ये काम उन एजेंसीज का है जो इसमें इन्वॉल्व हैं, जिन्होंने फैसला करना है कि ग्राउंड के ऊपर क्या हालात ऐसे हैं कि 4G को रिस्टोर होना चाहिए। मैं आपसे एक बात कहूंगा जो मैं पहले भी कह चुका हूं किसी दूसरी जगह, कि 4G रेस्टोरेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सिक्योरिटी होगी, जान और माल की यहाँ पे गारंटी होगी, तो 4G चलेगा। अगर 4G चला के लोगों, आम जन को मरवाना है या यहाँ पे अशांति फैलवानी है,
तो ये बड़ा महंगा सौदा है, इसके ऊपर हमारे को नहीं चलना चाहिए। जो सिक्योरिटी फोर्सेस हमारी इसमें इन्वॉल्व हैं या सिक्योरिटी एजेंसीज इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके ऊपर भरोसा रखिए। जिस दिन 4G को रेस्टोर करना है, अगर 4G को मंडे को रेस्टोर होना है तो वो ट्यूसडे नहीं होगा, वो मंडे को ही रेस्टोर हो जाएगा, डिले उसमें नहीं होगा। तो ये थे एडवोकेट सुनील सेठी, जो जम्मू कश्मीर बीजेपी के चीफ स्पोक्स पर्सन हैं। इन्होंने खास तौर पर काफ़ी चीज़ों पर तो रोशनी डाली, साथ ही साथ रोशनी की टेक्निकलिटीज़, और ये भी बताया हमारे यहाँ पर कि खास तौर से रोशनी स्कीम किस तरह से स्कैम बनी और पीछे की जो मंशा थी वह इतनी साफ नहीं थी। इस कारण ही ना तो इसका लाभ जम्मू कश्मीर को हुआ, ना ही यहाँ रहने वाले आम लोगों को। ना कहीं इंटरनेट जो नहीं चल रहा है 4G, उसके पीछे कुछ सुरक्षा के मामले हैं और नेशनल सिक्योरिटी के साथ कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज नहीं हो सकता। दीपक खजूरिया, जम्मू।